नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय के इस फेसबुक पेज पर जन सुलभ पुस्तकालय के इस फेसबुक पेज पर आज का विशेष लाइव मैं प्रभात रंजन कर रहा हूं और ये लाइव मनोहर श्याम जोशी को याद करते हुए मनोहर श्याम जोशी को जिन लोगों को ये ध्यान होगा उनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि का, तो उन्हें ये ध्यान होना चाहिए। या बहुत लोगों को मैंने देखा कि आज फेसबुक पर उनको याद कर रहे थे। आज असल में उनकी पुण्यतिथि है, यानी आज के दिन 2006 में उनका निधन हुआ था। बहुत मुझे याद है, सुबह के समय मुझे अपने एक वरिष्ठ टीवी पत्रकार मित्र का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे ये दुखद सूचना दी थी। मैं उस समय सोया हुआ था और सुबह के समय उनका निधन हो गया था। हमारे लिए बहुत अप्रत्याशित था। जो लोग मनोहर श्याम जोशी को करीब से जानते थे और जिन लोगों ने उनको करीब से देखा था, वो इस बात को उनके लिए इस बात का विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था कि मनोहर श्याम जोशी, जो बिल्कुल स्वस्थ थे कुछ समय पहले तक, अचानक उनका देहांत हो गया। लेकिन आज के दिन ही 2006 में उनका देहांत हो गया था और मुझे अच्छी तरह याद है, निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने लोग गए थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ उस दिन उपस्थित थे। और उस दिन सारे टेलीविज़न चैनल्स ने उनको एक तरह से श्रद्धांजलि दी थी। ये बहुत आश्चर्यजनक तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये बहुत उनको इंडियन टेलीविज़न का कोलंबस ऑफ इंडियन टेलीविज़न भी उनको कुछ लोगों ने उस ज़माने में कहा था, क्योंकि उनके कारण ये माना जाता है कि उनके लिखे धारावाहिकों से भारत में टेलीविज़न मीडियम स्थापित हुआ। ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई है जिसको उस दिन, इनके निधन के दिन, भारत के सारे हिंदी के कम से कम सारे टेलीविज़न चैनलों ने दिन भर उनके बारे में कार्यक्रम दिखाए, उनके घर से लाइव किया, अंतिम संस्कार जहाँ हो रहा था वहाँ से लाइव किया। बहुत सारे लोगों को उस लाइव से जोड़ा और सारे न्यूज़ चैनल्स ने उनको यह श्रद्धांजलि दी थी। इसलिए श्रद्धांजलि दी थी जो उचित ही थी। मनोहर श्याम जोशी को संयोग से भारत हिंदी में जो टेलीविज़न धारावाहिकों का जब दौर शुरू हुआ, जब दूरदर्शन एकमात्र टेलीविज़न चैनल था जिसको लोग देखते थे, जो लोग उस टेलीविज़न चैनल की उपयोगिता लोगों को सबसे पहले एक मनोरंजन के माध्यम के रूप में हम लोग जैसे धारावाहिक से समझ में आई। हम लोग पहला ऐसा धारावाहिक था जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। दूरदर्शन यानी कि उस समय एकमात्र भारतीय टेलीविज़न चैनल जिस पर हम लोग प्रसारित हुआ। और हम लोग के बाद दूसरा धारावाहिक जिसने उनको भारत पाकिस्तान के घर घर पहुंचा दिया, वह धारावाहिक था बुनियाद, रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित। रमेश सिप्पी को हम सब जानते हैं कि शोले जैसी प्रसिद्ध फिल्म का उन्होंने निर्देशन किया था और एक हमेशा जिस फिल्म को एक मानक यादगार फिल्म के रूप में याद किया जाता है, उसी तरह से रमेश सिप्पी ने टेलीविज़न को भी एक धारावाहिक बुनियाद जैसा धारावाहिक दिया जो हमेशा एक मानक धारावाहिक के रूप में याद किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान भारत के विभाजन को लेकर, भारत और पाकिस्तान बनने के उस दौर को लेकर हम बहुत सारी कृतियों का जिक्र करते हैं, बहुत सारे उपन्यासों का जिक्र करते हैं, बहुत सारी कहानियों का जिक्र करते हैं। उसी तरह से बुनियाद को भी उस रेफरेंस पॉइंट से, उस संदर्भ बिंदु से हमेशा याद किया जाएगा। बुनियाद ने एक तरह से जिस तरह से उसमें विभाजन के समय की घटनाओं को जितनी बारीकी के साथ लिखा गया है, चित्रित किया गया है, वह बहुत ही काबिल तारीफ था। और इसके लिए संयोग से 1980 का दशक वह दौर था जब टेलीविज़न में लेखक की महत्ता को समझा गया था और लेखक को उस दौर में इसको राइटर्स मीडियम कहा जाने लगा था। और उसके पीछे
बहुत बड़ी भूमिका मनोहर श्याम जोशी के लेखन की थी। मनोहर श्याम जोशी को हमेशा, मतलब ये बहुत सौभाग्य की बात है, 1990 के दशक, अगले 10 साल के बाद आज टेलीविज़न धारावाहिकों के लेखक कौन होते हैं इसकी तरफ हमें सबसे कम ध्यान जाता है। टेलीविज़न में लेखकों की भूमिका, हो सकता है उनके आर्थिक लाभ की दृष्टि से बहुत, लिखने वालों के लिए बहुत अच्छा माध्यम होता हो टेलीविज़न, लेकिन जो लोग उनको उनको कोई उस लेखक से वो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई जो 80 के दशक में मनोहर श्याम जोशी को प्राप्त हुई थी, या कमलेश्वर को प्राप्त हुई थी, या ऐसे और भी कई लेखक थे। बहरहाल होता यही है कि जब आप मनोहर श्याम जोशी को याद करते हैं, मेरे जैसा लेखक भी जिसको वो अपना साहित्यिक शिष्य मानते थे, मैं उनको अगर अपना गुरु मानता हूँ तो इसलिए नहीं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़े, बहुत यादगार धारावाहिक लिखे, बल्कि इसलिए मानता हूँ कि क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऐसे उपन्यास लिखे जो शायद हिंदी में अपनी तरह के अकेले उपन्यास थे। अपने एक लेखक के रूप में ही उनको मैं जानता रहा हूँ, लेकिन होता यही है कि आप जिस विधा में बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिस विधा से आपको बहुत ख्याति मिलती है, उसी विधा से लोग आपको याद करने लगते हैं। वो, और मैंने ये देखा है कि अकादमिक हलकों में भी जब उनके ऊपर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उनके ऊपर साल में, हर साल उनकी जन्म तिथि पर लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एक व्याख्यान का आयोजन करता है, जिस व्याख्यान में अक्सर मैं देखता हूँ उस वहाँ पे मौजूद लोग उनके टेलीविज़न धारावाहिकों को याद करने लगते हैं, उन अभिनेता अभिनेत्रियों को याद करने लगते हैं जिनको उसके माध्यम से काम मिला। लेकिन आज मैं वह याद करने के लिए, हालांकि ये भी एक ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जिस दौर की हम बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि भाई टेलीविज़न धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने शुरू किए और वो उसके सबसे बड़े पहले लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो आज के जो युवा हैं जिन्होंने उस दौर को नहीं देखा है, वो इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि कोई लेखक इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है, वो भी कोई टेलीविज़न धारावाहिक लिखने वाला इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है। क्योंकि फिल्म में, फिर भी फिल्मों में लेखकों की लोकप्रियता होती है, टेलीविज़न माध्यम आज लेखकों को लोकप्रिय होने का अवसर नहीं दे रहा है। बहरहाल मैं इस लंबे विषयांतर के बाद अब मूल विषय पर आना चाहता हूँ। मैं कुछ बातें अपनी इस अर्पण कुमार जी ने मुझे कहा था कि उनसे जुड़ी अपनी यादों को साझा करूं। मुझे लगता है कि मैंने उनसे जुड़ी अपनी कोई एक पतली सी किताब पालतू बोहेमियन लिखकर उनसे जुड़ी अपनी वो उन सारी यादों को साझा कर लिया है, जिन यादों को साझा करना मुझे ज़रूरी लगा था। उस किताब को लिखते हुए भी मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि नई पीढ़ी जिसने मनोहर श्याम जोशी को नहीं देखा है, उनको उस दौर में नहीं पढ़ा है, उनके उस दौर की लोकप्रियता को नहीं समझा है, वो उनको एक बार एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट से उनकी तरफ जाएं जिससे उनके लेखन में उनकी दिलचस्पी हो, उनके व्यक्तित्व में उनका झुकाव हो, उनके व्यक्तित्व की तरफ उनका रुझान हो। ये मेरे किताब लिखने की कोशिश भी यही थी, और आज मैं कुछ बातें उनको याद करते हुए ऐसी ही करना चाहूँगा जिन बातों से उनके लेखन, उनके व्यक्तित्व से कुछ युवाओं को कुछ प्रेरणा मिल सके। कुछ, हालांकि युवा पीढ़ी, अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग अपने गुरुओं को याद करते थे। मनोहर श्याम जोशी को याद करते हुए मैं इस बात को ख़ास तौर पर रेखांकित करना चाहूँगा। लेकिन उस बात पर आने से पहले मैं ये बता दूं कि 1988-89 में जब मैं दिल्ली आया था, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, मेरे अंदर लेखक बनने की आकांक्षा सबसे अधिक थी। और जिन लेखकों को लेखक होना और बात होती है, लेखक की छवि के साथ जीना और बात होती है। हिंदी में बहुत कम लेखक थे उस दौर में। हम सब लोग जब बिहार से दिल्ली आते थे, हम सब में से कहीं ना कहीं एक तरफ निर्मल वर्मा का आकर्षण होता था। उनका, जिस तरह से उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके लेखन, उनकी कहानियों का जो अकेलापन, जो एकांत होता था, उसका जो आकर्षण होता था, उनकी भाषा का जो आकर्षण होता था, उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं तो हमें एक लेखक ही याद आता है। निर्मल वर्मा को आप किसी और रूप में नहीं सोच सकते।
उसी तरह जो दूसरा लेखकीय व्यक्तित्व मुझे ध्यान आता है उस दौर में, वो मनोहर श्याम जोशी का ही था। हम सब अगर निर्मल वर्मा से हम ये सीखना चाहते थे, उनके व्यक्तित्व से, उनके लेखन से, कि एक दिन अच्छा हम भी ऐसी भाषा रचकर निर्मल वर्मा की तरह लोकप्रिय, दूसरे तरह से लोकप्रिय, कि एक बहुत आधुनिक सम्रांत लोकप्रियता थी उनकी और बहुत व्याप्ति थी उनकी, तो हम ये लगता था कि हम भी इनकी तरह लिखकर उपन्यास कहानियाँ लिखकर ऐसी व्याप्ति बना सकते हैं। ऐसी महत्वाकांक्षा हम में से बहुत लोगों में रही होगी। लेकिन मनोहर श्याम जोशी के लेखकीय व्यक्तित्व से जो आकर्षण हमें जोड़ता था वो ये था कि आप लिखकर बहुत श्रेष्ठ लेखन करते हुए भी आप बहुत अधिक आपकी व्याप्ति हो सकती है और आप बहुत अधिक कमाई भी कर सकते हैं। वो बहुत अपने ज़माने में बहुत अधिक कमाने वाले लेखक थे। लेकिन ये सब बातें बाद की है। मूल बात यह है कि मनोहर श्याम जोशी को भी हम सिर्फ लेखक के ही रूप में जानते थे। मेरे अपने दिमाग में जिन लोगों को याद करते हुए सिर्फ लेखक शब्द याद आता है, उसमें मनोहर श्याम जोशी और कमलेश्वर और निर्मल वर्मा ऐसे बहुत कम लेखक, हिंदी में 5 लेखक हो सकता है वो, ज़्यादातर लेखक कोई प्रोफेसर होने के का हो था, मतलब उनकी दूसरी जो संज्ञाएं थी, जो दूसरा जो उनका पद था, मतलब कुछ लोग अपने पद से या लेखक के रूप में याद किए जाने लगे। जोशी जी जैसे लोग अपने कद से, लेखकीय कद से याद किए जाने लगे। मुझे याद है कि आई जब उनका निधन हुआ था उस रात एक टेलीविज़न चैनल ने मुझे उन पर एक कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया था और कहा था कि उनके लिखे पात्रों में आपको क्या याद आता है। तो मैंने कहा था कि भाई बुनियाद धारावाहिक का जो किरदार है मास्टर हवेली राम का, मुझे मास्टर हवेली राम की याद आती है, जो कहते थे कि मैं अपने कलम से इंकलाब लाना चाहता हूँ। वो अपने लेखन से समाज पर प्रभाव पैदा करना चाहते थे। उसके माध्यम अलग अलग थे। ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। उनके करीब रहकर मैंने ये नहीं सीखा मैं तो उनके बराबर तो मैं क्या हो पाऊँगा, मेरा जीवन ही बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का निकल चुका है। और वह लेखकीय प्रतिभा और वह अनुशासन और वह वैविध्य मेरे अंदर नहीं है। मैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूँ कि उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थीं, जो जो लेखन को लेकर लगातार किस तरह से पाठकों के नब्ज़ को पकड़ते हुए लिखा जाए और अधिक से अधिक पाठकों तक पहुँचा जाए, यह एक ऐसा गुण था जो उनसे सीखने लायक था। और ये मैंने सबसे पहली चीज़ सीखी कि आपको लगातार, बजाय इसके कि आप ऐसी विधाओं में लिखें जिसके लिए आपको पाठकों को आजकल में अपने लिंक भेजने पड़े, अपने प्रकाशित कहानियों के, अपने प्रकाशित उपन्यासों के लिंक पाठकों को भेजने पड़े, ऐसी नौबत नहीं है। अपने लेखन का अगर आप परिष्कार करते चलेंगे तो आपको आपके पाठक हमेशा ढूंढते रहेंगे, ये पढ़ते रहेंगे। आज भी मैं देखता हूँ कि उनके निधन के 15 साल हो गए और इन 15 सालों में उनके जो बात मुझे सबसे अच्छी लग रही है, जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, कि अब लोग उनको उस टेलीविज़न धारावाहिक लेखक के रूप में नहीं याद करते जिसके कारण उनके लेखकीय व्यक्तित्व का जो साहित्यिक पक्ष था वो थोड़ा पीछे चला गया था। अब लोग, मैं देख रहा हूँ कि नई पीढ़ी कम से कम उनके उपन्यास कसब के लिए उनको याद करती है, कसब को एक विलक्षण प्रेम कहानी के रूप में याद करती है। और यह भी बड़ी बात है, अब उनको लोग उनके लिखी पुस्तकों से, मनोहर श्याम जोशी को अब लोग, मैं ये देखता हूँ कि उनकी लिखी पुस्तकों से याद करते हैं, उनके लिखे उपन्यासों से याद करते हैं। और अंततः देखिए, लेखक की लिखी हुई कृतियाँ ही उसके बाद रह जाती हैं, वही उसकी स्मृति को बनाए रखती है या उसके स्मृति को समाप्त कर देती है। मुझे लगता है कि उनके उपन्यास कसब को लेकर नई पीढ़ी में भी जिस तरह से कौतूहल, रोमांच पैदा हुआ है, वह उनके जीते जी जितना था, मुझे लगता है कि समय के साथ उनके साहित्यिक लेखक के रूप में व्याप्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। ये एक चीज़ है जो रेखांकित करने की है। एक और बात है जो मुझे बहुत प्रभावित करता रहा उनके बारे में, और जो वो अक्सर उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, अपने गुरुओं के नाम लिखे हैं। अमृतलाल नागर को उन्होंने अपना गुरु कहा,
बात अज्ञेय जी को अपना उन्होंने गुरु कहा, और कहा नहीं, उन्होंने बार बार लिखा है कि ये सब मेरे गुरु थे। तो ये आम तौर पर, मैं नहीं, मुझे ये याद नहीं आता है कि हिंदी में ऐसे कितने लेखक हैं जो अपने गुरुओं को याद करते हैं। नामवर सिंह ने ज़रूर अपने गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी को न सिर्फ याद किया, उनके उनके एक किताब भी लिखी उनके ऊपर। और बहुत पहले शायद बड़े लेखकों में होता होगा, अपने गुरुओं को लोग याद करते होंगे, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लेखकों को जानता हूँ जिनके बारे में मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि उनके लेखक बनने में किन व्यक्तित्वों का बड़ा योगदान था, लेकिन मैंने कभी उनके लिखे में गुरु का नाम नहीं पढ़ा, या गुरु का नाम अगर पढ़ा तो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम पढ़ा जिसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये समझ में नहीं आता। लेकिन मनोहर श्याम जोशी ने अज्ञेय और नागर जी का लगातार अपनी किताबों में गुरु के रूप में उल्लेख किया। अब ये सवाल मेरे अंदर उनके जीते जी भी बहुत था कि आखिर क्या है उनमें, नागर जी का क्या था। वो नागर जी बहुत बड़े लेखक थे, और नागर जी के साथ भी एक यही दुर्भाग्य है कि जितने बड़े वो लेखक थे, उनका आलोचकीय मूल्यांकन उस तरह से हिंदी में नहीं हुआ। उनको पाठकों का प्यार आजीवन बहुत मिला, उनके बहुत बड़े पैमा बहुत बड़ी तादाद में उनके पाठक थे। लखनऊ, जब मेरे जैसे लोग जब लखनऊ जाते हैं, अभी भी जाते हैं, तो हमारा एक कौतूहल होता है कि उस इलाके को देख लें, उस घर को न भी देख पाए तो उस चौक को देख लें, इलाहाबाद सॉरी लखनऊ के, जिसको अपने लेखन के माध्यम से नागर जी ने अमर कर दिया। और दूसरे गुरु अमृतलाल नागर बहुत लोकप्रिय किस्म के लोकप्रिय लेखक थे, यानी वो बहुत, उन्होंने ऐसा लेखन बहुत किया है जो पाठकों पाठक पाठकों को प्रिय आने वाला लेखन था। लेकिन उनके दूसरे गुरु सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, वो बिल्कुल एक बौद्धिक, हिंदी की अगर एक बौद्धिक ऊंचाई, बौद्धिकता की कोई परंपरा बनती दिखाई देती है, तो शायद अज्ञे उसमें सबसे पहले लेखक मुझे नज़र आते हैं, जिन्होंने अपनी बौद्धिकता को हमेशा अपने लेखन में बहुत उदात्तता बरती, बहुत ऊंचाई पर रखा। तो ये एक सवाल था, मैंने भी उनसे, उनके जीते जी उनसे पूछा था कि आपको ये दोनों, क्योंकि दोनों विरुद्धों का सामंजस्य जैसी बात है, दो तरह का लेखन दोनों का था। दोनों, इन दो गुरुओं में कोई ऐसा साम्य नहीं, साम्य बिंदु नहीं था जिसको जोड़कर यह कहा जा सके कि मनोहर श्याम जोशी इनके जैसे, वात्स्यायन जी जैसे, अज्ञे जैसे थे, या अमृतलाल नागर जैसे थे। तो उन्होंने बहुत बारीक बात, बारीकी से मुझे इसको समझाया था। और मुझे क्या समझाया था, उनसे मुझे याद है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास जब उनका प्रकाशित हुआ था 1980 में, तो उस उपन्यास को उस उपन्यास के प्रकाशित होने के एक साल के अंदर उस उपन्यास की न सिर्फ बहुत अच्छी, बहुत उस समय के तमाम जो प्रतिष्ठित लेखक थे हिंदी के, उन लोगों ने उस उपन्यास पर लिखा, उस पर चर्चाओं का आयोजन किया, बल्कि एक बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत लंबा इंटरव्यू, शायद मनोहर श्याम जोशी का सबसे पहला जो बड़ा इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू सारिका में ही प्रकाशित हुआ है, दिसंबर 1980 या जनवरी 1981 के अंक में, जिस जो इंटरव्यू उनसे अजीत कुमार जी ने लिया है। अजीत कुमार अपने समय के बहुत बड़े कवि लेखक थे, बहुत बहुत रूपों में उन्होंने भी हिंदी की सेवा की। तो अजीत कुमार का इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छी तरह याद आता है, और अजीत कुमार ने उनसे न सिर्फ सवाल किया था, बल्कि ये कहा था कि तुम असल में कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास में शेखर एक जीवनी की शैली में इसको लिख रहे थे, और ये मनोहर एक जीवनी बन के रहे, मनोहर एक जीवनी तुमने लिख दी है, और उसी को तुमने भुलाए रखने के लिए तरह तरह के घटाटोप इस उपन्यास में बनाए हैं। असल में तुम मनोहर एक जीवनी लिख रहे थे। ये एक सवाल मेरे अंदर हमेशा था, जैसे अज्ञे के शिष्य वो क्यों थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, 1950 के दशक में उन्होंने कहानी लिखने की शुरुआत कहानियों से की, और इसके बारे में भी उन्होंने अपनी पुस्तक लखनऊ, मेरा लखनऊ में काफ़ी विस्तार से लिखा है, किस तरह से लखनऊ में भगवती चरण वर्मा, यशपाल और अमृतलाल नागर से उसी दौर में उनका संपर्क हुआ था, उनके यहाँ वो जाते थे। और अमृतलाल नागर जी की एक शैली थी कि वो बोल कर लिखवाते थे, कोई शिष्य उनका वहाँ बैठ के लिखता रहता था, लिखते रहते थे, और वो सहर्ष लोग उनकी सेवाएं देते थे, वो बोलते थे, लोग लिखते थे, और इसी तरह से उनके उपन्यास पूरे होते थे।
जिन दिनों बूंद और समुद्र उपन्यास अमृतलाल नागर लिख रहे थे, उन दिनों मनोहर श्याम जोशी बतौर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र उनके घर जाते थे और उन्होंने उस उपन्यास के कुछ पन्ने अपने हाथ से लिखे हैं, उनके बोलकर लिखवाने के क्रम में ऐसा उन्होंने लखनऊ मेरा लखनऊ में लिखा है। और नागर जी के घर जाते थे, उस समय यशपाल जी के घर में साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी, भगवती चरण वर्मा भी लखनऊ के थे, तो उस दौर के साहित्यिक माहौल का उनके ऊपर बहुत असर पड़ा। और उन्होंने, चूँकि वहाँ सब बड़े बड़े कथाकार थे, तो उन्होंने कहानियों से लेखन की शुरुआत की। और जो जाहिर है कि अमृतलाल नागर के प्रभाव में उन्होंने शुरू किया। लेकिन जब वो दिल्ली आए, मैं बात अभी अज्ञे और को के शिष्य वो किस तरह से थे, जो उन्होंने मुझे बताया, मैं उसके बारे में कुछ बातें कर रहा हूँ। अज्ञे का शिष्य वो अपने आप को इस तरह मानते थे कि जब वो दिल्ली आए और अज्ञे जी के पास काम मांगने के सिलसिले में या नौकरी मांगने के लिए उनके पास गए, तो उन्होंने ये देखा कि अज्ञे जी अपने तमाम, बहुत हर विधा में अज्ञे जी ने बहुत अच्छा लिखा है, संपादक थे, मतलब बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। लेकिन अज्ञे जी के साथ उन्होंने कहा कि मैंने जो चीज़ सबसे पहले महसूस की, मैंने देखा कि अज्ञे जी के आसपास जो लोग उनके बहुत प्रिय थे और जो जिन जिन लोगों को अज्ञे ने आगे बढ़ाया, वो सब के सब मूल रूप से कवि थे। तो कविता को लेकर कवि, तो उनको लगा कि मैं अज्ञे का शिष्य होने का मतलब कवि होना भी होता है। और उस दौर में 1950 से 1960 के दौर में कहानीकार मनोहर श्याम जोशी ने कहानियाँ लिखने से ज़्यादा कविताएं लिखी, बहुत अधिक कविताएं लिखी। और जब ऐसा मनोहर श्याम जोशी ने स्वयं लिखा है, कई बार लिखा है, कि जब तीसरा सप्तक प्रकाशित करने वाले थे अज्ञे जी, तार सप्तक, दूसरा सप्तक के बाद तीसरा सप्तक, तो उन्होंने तीसरा सप्तक के लिए मनोहर श्याम जोशी से भी कविताएं मांगी थी। और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मनोहर श्याम की अज्ञे जी, उन्होंने दो तरह की कविताएं लिखी थी, एक जो बहुत लंबी कविताएं थीं, जो बहुत प्रयोगधर्मी कविताएं थीं, और दूसरी छोटी छोटी कविताएं थी, जो थोड़ी, जो कुमाऊनी लोकगीतों से प्रेरित होकर लिखी गई कविताएं थी, जैसे काफल पाको मील न चाख्यो, काफल काफल पाको पील न चाखो। ये सब कुमाऊनी भाषा के लोकगीत हैं, जिनको वो कविता में, तो वो बड़ी भावुक और थोड़ी सी उस तरह की कविताएं थी, जो जिनको मनोहर श्याम जोशी अपनी श्रेष्ठ कविताएं नहीं मानते थे। लेकिन वात्स्यायन जी का, अज्ञे जी का ये कहना था कि तुम्हारी यही कविताएं वास्तव में अच्छी हैं, तो मुझे यही कविताएं आप दीजिए, तीसरा सप्तक के लिए मुझे यही कविताएं दीजिए। लेकिन मनोहर श्याम जोशी ने तीसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने ये लिखा भी है कि एक कवि ने समय पर कविताएं नहीं दी, इसलिए उनकी कविताएं इसमें शामिल नहीं हो पाई हैं। वो व्यक्ति, मनोहर श्याम जोशी ने बार बार लिखा है कि वो व्यक्ति वही थे जिन्होंने समय पर उनको अपनी कविताएं नहीं दी थी। तो एक तरह से इस रूप में भी अज्ञे के शिष्य थे। और बाद के दिनों में भी, मुझे अब बात चल रही है उनके शिष्य होने की, तो जब मनोहर श्याम जोशी के मरने के बाद, के निधन के बाद, जो उनके उपन्यास प्रकाशित हुए, उसमें एक उपन्यास वधस्थल है। तो वधस्थल उपन्यास, वैसे तो उपन्यास कोलंबिया की पृष्ठभूमि में है, और वहाँ किस तरह से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय फलक का उपन्यास है वो, लेकिन उस उपन्यास में जब प्रेम का प्रसंग, उसके नायक और कुमाऊँ में एक नायिका के साथ उसके जब प्रेम का प्रसंग वो लिख रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास नदी के द्वीप उपन्यास है? तो मतलब मेरे पास रहा भी हो गया या नहीं भी रहा होगा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से उपन्यास ले पाना बहुत सहज था। मैंने उनको जाकर, वो उपन्यास उनके पास नहीं था। बात चल रही है तो मैं भी बता दूं कि जोशी जी कोई ऐसे लेखक नहीं थे जिनके लेखक का कमरा और किताबों से भरा हुआ कमरा, खुद हमारे पास ही, मेरे पास ही किताबें बहुत ज़्यादा हैं, लिखा बहुत कम है। लेकिन जोशी जी को मैंने ये देखा है कि कोई किताबों को सहेज कर रखने वाले बहुत व्यक्ति नहीं थे। उनके पास बावजूद इसके कि वो अपने गुरुओं को बहुत याद करते रहे, उन गुरुओं के की सारी कृतियाँ भी उनके पास नहीं होती थी। शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप भी उनके पास मौजूद नहीं थे। उनके बहुत छोटा सा उनका पुस्तकालय था, और पुस्तकालयों के सदस्य थे जहाँ से वो किताबें पढ़ा करते थे। और घर में रखने से ज़्यादा
किताबों को सहेज कर रखने से ज़्यादा वो चाहते थे कि लोग पढ़े। अपनी किताबें भी उन्होंने कई मुझे दे दी, कई और लोगों को दे दी, जो लोग पढ़ने के शौकीन होते थे उनको देते थे। तो मैंने उनको नदी के द्वीप उपन्यास ले जा कर दिया, और मैंने उस उपन्यास को जिन लोगों ने पढ़ा हो या जिन लोगों ने न भी पढ़ा हो, तो एक प्रसंग है उसमें, वो प्रसंग आपको नदी के द्वीप की याद दिलाता है। एक तरह से उन्होंने नदी के द्वीप के प्रेम प्रसंगों की थोड़ी बहुत पैरोडी उस उपन्यास में की है। अब ये लक्षित कितना हो पाया नहीं हो पाया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं खुद इस बात का बहुत गवाह रहा कि उनका उनके ऊपर गे का बहुत प्रभाव था। एक बार मैंने उनसे पूछा था, शायद आकाशवाणी के लिए मैंने उनका एक आर्काइव के लिए एक लंबा इंटरव्यू किया था, जो इंटरव्यू अभी भी आर्काइव में शायद प्रकाशित भी किया है, हालांकि मैं जब भी उसको ख़रीदने गया तो मुझे नहीं मिला, लेकिन वो प्रकाशित भी है आकाशवाणी के आर्काइव उस पर। और वो तो उस बातचीत में उन्होंने एक, मैंने उनसे पूछा था कि आप गे के प्रभाव को अपने जीवन पर किस तरह, अपने लेखन पर किस तरह देखते हैं, और नागर जी से वो किस तरह अलग है। उन्होंने कहा था कि देखो, वास्तव में मैं, मेरे मेरे पूरा जो लेखन है, मेरा जो संपूर्ण लेखन है, वो इस बात का प्रयास है कि मैं अगे जैसी बौद्धिकता और अगे जैसी बौद्धिकता को, बौद्धिक पूर्ण लेखन को अमृतलाल नागर की शैली में लिख पाऊँ। अमृत मतलब वो, उसमें पठनीयता भी बहुत हो और बौद्धिकता ही बहुत अधिक हो। और इसके लिए वो, जैसे वो कहते थे कि बोरखेज, दो स्पेनिश भाषा के दो महान लेखकों का वो उदाहरण देते थे, और कहते थे कि जैसे बोरखेज जैसी बौद्धिकता, बोरखेज की छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं या उनकी कविताएं हैं, बहुत बौद्धिक है, बहुत ज़्यादा बौद्धिक है। अगर आप उनको यूं ही चलते फिरते पढ़ें तो आप शायद कभी बोरखेज को नहीं समझ पाएंगे, उनकी उसके उनके गूढ़ार्थों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन दूसरा उदाहरण वो मार्केज का देते थे, कहते थे कि मार्केज ने इतना सहज बना दिया, मार्केज के जो सिविलाइजेशनल क्वेस्ट है, साहित्यिक स्तर पर वो लेखक जितने बड़े बदलाव की बात कर रहा है, जितनी बड़ी बातें कर रहा है, उस बात को इतने सहज और इतने पठनीय शैली में वो आदमी लिखता है कि हर आदमी समझ जाता है। जो, मान लीजिए, उनके उपन्यासों को लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा का उदाहरण देते थे कि लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा को लोग जितना समझ पाए वो उतने में ही अच्छा लगता है। अगर किसी को वो सिर्फ फ्लोरेंटिनो एरिजा और फर्मिना डाजा की प्रेम कहानी भर लगती है, तो वह प्रेम कहानी भी अपने आप में बहुत आनंद देने वाली प्रेम कहानी है, या लेकिन वो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, वह उपन्यास अपने आप में उस शहर की भी एक की कहानी है। उस शहर, उस जो साबितिक बदलाव को देख रहा है, जो अलग अलग परंपराओं को देख रहा है, कैरेबियाई द्वीपों में की सभ्यता कैसी थी, कैरेबियाई द्वीपों में गृह युद्ध की कैसी परंपरा थी, इन सब को भी उपन्यास बहुत गहराई से लिखता है। लेकिन आप उसको जितना जिस रूप में समझ पाते हैं, उतना उस रूप में ही उसका आनंद लेते हैं। और ये बात मैं उनके उपन्यास कसब के बारे में भी कहना चाहूँगा। जैसे मुझे, जब मैंने पहली बार उस उपन्यास को बीए के दिनों में पढ़ा था, तो मुझे सचमुच में वो बेबी और डीडी की एक प्रेम कहानी भर लगी थी। लेकिन जब उसको मैं बार बार अपने रिसर्च, जब मैं पीएचडी कर रहा था उनके लेखन पर, तब पढ़ा, या उसके बाद भी अलग अलग मौके पर, अलग अलग समय पर जब जब मैंने उस उपन्यास को पढ़ने की कोशिश की, तो मैंने ये पाया कि यह उपन्यास सिर्फ एक प्रेम का उपन्यास नहीं है, ये प्रेम कहानी तो इसका एक कथानक भर है। लेकिन आप पाइए, आप डीडी के व्यक्तित्व को देखिए, विस्थापन कितना बड़ा है, एक पूरी कुमाऊनी सभ्यता के बिखरते जाने की कहानी उसमें कितनी बड़ी है। ये विस्थापन का दर्द उस उपन्यास में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है उस उपन्यास का। ये मुझे लगा कि लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा जैसी चीज़ थी। हालांकि कसब के बारे में भी उनके मित्र जो लोग कहते थे कि ये तुमने, जैसे उनके पहले उपन्यास पर अजीत कुमार ने कहा था, अजीत कुमार जी ने, कि तुमने शेखर एक जीवनी की तरह मनोहर एक जीवनी लिखने की कोशिश की है। उसी तरह कसब के बारे में भी लोग कहते थे कि उन्होंने असल में नदी के द्वीप, जो अगे जी का प्रेम उपन्यास है, नदी के द्वीप को उन्होंने अपनी शैली में लिख दिया। एक तरह से वो नदी के द्वीप जैसी ही प्रेम कहानी है, हालांकि वैसी नहीं है, मैं तो उसको एक विस्थापन की एक बहुत बड़ी कहानी के रूप में भी देखता हूँ। ये
एक लेखक का वैविध्य होता है। लेखन, बड़ा लेखक वही होता है शायद जिसको आप जितनी बार पढ़ें उतनी बार वो कुछ और नए संदर्भों की ओर आपको ले जाता है, कुछ और नए अर्थों की ओर आपको ले जाता है। और जोशी जी की बात हो, हम फिर वही कह रहे हैं कि मैंने बातचीत टेलीविज़न धारावाहिकों से शुरू की, और फिर उनके उपन्यासों, 2 उपन्यासों पर बात करते करते आधा घंटा समय मैंने ले लिया। मनोहर श्याम जोशी को हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उन्होंने बहुत विपुल लिखा। उनको आप किस किस विधा के लिए याद रखें, जैसे मैं उनकी किताब बातों बातों में को याद करता हूँ, जिसमें एक इंटरव्यू उनका जो उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिया है, जिसमें चलते फिरते दोनों ने जो बातचीत की थी उसको उन्होंने अपनी स्मृति से पूरा का पूरा लिख दिया था। धीवर जाल डाल का करी हो जमीन पिघल वह पानी। वो इंटरव्यू अपने आप में कैसे साक्षात्कार लिया जाता है, या बातों बातों में ऐसे कई इंटरव्यू हैं जिससे ये भी पता चलता है कि एक साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति किस हद तक को कितनी तैयारी करनी चाहिए। ये उनसे सीखने वाला है उस उपन्यास में, उस किताब में बातों बातों में, जो उनके मूल रूप से इंटरव्यूज़ का कलेक्शन है। और उसमें एक उन्होंने लेखकों के कैरिकेचर लिखा था सारिका में, अलग अलग लेखकों पे, वो भी उसमें शामिल है। इसके अलावा लेकिन उनकी कहानियाँ, सिल्वर वेडिंग जैसी कहानी है जिसको लोग बहुत बहुत याद करते हैं, बहुत पढ़ा गया है। उनके उपन्यासों की बात के साथ साथ मैं एक और किताब का ध्यान की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उस किताब का नाम 21वीं सदी है। इस किताब की चर्चा लगभग नहीं होती है, कोई नहीं करता इस किताब की चर्चा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड, जब दुनिया जो डिजिटल हो जाएगी, दुनिया जो तकनीक प्रधान हो जाएगी, इसको लेकर एक लेखक किस तरह से विजन, वो सारी चीज़ें जो उस समय लिख रहे थे, अमेरिका में रहते थे, अमेरिकन सेंट्रल लाइब्रेरी के मेंबर होने के कारण अमेरिकन पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को पढ़ते थे, लेकिन किस तरह से सोशल मीडिया या तकनीक का बढ़ता प्रभाव हमारे जीवन को किस तरह से बदल देगा, आने वाले समय में ब्लॉग लेखन क्या होगा, ये सब जब वो लिख रहे थे 2000, 2001, 2002 में, जब वो किताब वो लिख रहे थे, उस समय भारत में ईमेल का उपयोग करना ही बहुत कम लोग जानते थे, बहुत सुलभ नहीं था। हमारे दफ्तरों में हमें ईमेल की सुविधा दी जाती थी, हमें इंटरनेट यूज़ करने की सुविधा दी जाती थी, लेकिन अनलिमिटेड सुविधा वो नहीं होती थी, थोड़े वक्त के लिए दी जाती थी, फिर वो बंद कर देता था। हमारा जो बॉस होते थे वो उसको बंद कर देते थे ताकि हम ज़्यादा उपयोग न करें, महंगा था। तो उस दौर में वो ये कल्पना कर रहे थे कि कैसे पूरा एक समाज जो है बदल जाएगा, पूरी दुनिया जो है डिजिटल हो जाएगी, और इससे कैसे जो पारंपरिक समाज का ढांचा है वो कैसे टूट जाएगा, कैसे लोगों के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। ये इसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने 21वीं सदी नाम की उस कृति में लिखा। उसमें बहुत सारे लेख हैं, उन लेखों में उन्होंने इस चीज़ को समझाया है। वो किताब अब अगर लिखे जाने के 20 साल बाद अगर उसको फिर पढ़ा जाए तो ये समझ में आएगा कि लेखक कितने आगे की सोच रहा था, कितना आगे देख पा रहा था। इसी तरह उनका एक पटकथा लेखन पर उन्होंने पुस्तक है। आमतौर पर हिंदी के लेखक ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत नाक भौं सिकोड़ते हैं कि जिसको सिखाना पड़े, लेकिन वो ये मानते थे कि पटकथा लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें अधिक से अधिक लोग हिंदी भाषी लोग, हिंदी के लेखक लोग इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो उस तकनीक को नहीं समझ पाते हैं। वह एक तकनीकी लेखन है, और उसमें जितना ज़्यादा आप उसके पूरे उस माध्यम को समझेंगे, सिनेमा या टेलीविज़न माध्यम को, उतना अच्छा आप लेखन कर पाएंगे और पेशेवर लेखक हो पाएंगे। इस पेशेवर लेखक को उन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप किए, बहुत तरह से लोगों को सिखाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं कुछ हुआ तो उन्होंने पटकथा लेखन नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदी के पढ़ने वालों को यह सिखाने की कोशिश की कि पटकथा कैसे लिखी जानी चाहिए। और बहुत अच्छी किताब है, बहुत टेक्स्ट बुक में जहाँ जहाँ उस समय तक टेक्स्ट बुक में उस समय पटकथा लेखन विश्वविद्यालयों के पाठ्य पुस्तक में, विश्वविद्यालयों के कैरिकुलम का हिस्सा नहीं बना था, लेकिन उन्होंने उससे पहले लिखी थी। और अब जहाँ जहाँ भी विश्वविद्यालयों में पटकथा पढ़ाई जाती है, सिखाया जाता है, उसके लिए वो किताब एक तरह से बाइबल की तरह है, एक आरंभिक पुस्तक के रूप में उसको पढ़ाया जाता है। यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे
कुछ उपन्यासों को, जैसे वो अनुवाद नहीं करते थे, अनुवाद बहुत अच्छे अनुवादक थे, मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने पुस्तकों के अनुवाद नहीं किए, बल्कि वो ये चाहते थे कि पुस्तकों को, कुछ जो प्रमुख कृतियाँ जो विदेशी भाषाओं की हैं उनको पढ़कर वैसी कृति हिंदी में एडाप्टेशन एडाप्टेशन उसको वो कहते थे कि एडेप्ट किया जाए। उत्तराधिकारणी उनका एक उन्होंने एक उपन्यास है जो हेनरी जेम्स के उपन्यास का उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया उसको, यानी कि अपने देश के परिवेश के अनुसार दो उपन्यासों का उन्होंने इस तरह से किया है, और वो अब बहुत सालों बाद पुनर्प्रकाशित हुई हैं। तो हमेशा वो कुछ अलग लिखने की कोशिश करते थे, कुछ ऐसी विधाओं में लिखने की कोशिश करते थे जिन विधाओं में पहले से कम लिखा गया हो। तो एक तरफ से नई नई विधाओं में, जैसे उनका कक्का जी कहिन धारावाहिक उनका लिखा हुआ बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें ओमपुरी ने भूमिका की थी, लेकिन जब नेताजी कहिन नाम से उसको वो धारावाहिक रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान में लिख रहे थे, तो बहुत बिहार और मतलब हिंदी घरों में नेताजी कहिन के जुमले जो हैं वो दोहराए जाते थे। उनको अगर वो बाद में उन्होंने उपन्यास न भी लिखे होते, उस दौर में नेताजी कहिन ने उनको घर घर पहुंचा दिया था। तो किस तरह से, मैंने शुरू में ही बातचीत में कहा था कि किस तरह से एक लेखक इस बात को समझना चाहिए कि पाठकों की नब्ज को कैसे पकड़ कर रखा जाए, और हर दौर का पाठक अलग अलग होता है। जो मैं 1980 के दशक में जो पाठक थे, 1990 के दशक में जो पाठक थे, वो 2000 में जो पाठक थे, वो 2020 में वो पाठक नहीं है। पाठक हर 10 साल में नया हो जाता है, हर कुछ सालों बाद नए तरह की संवेदनाओं के साथ पाठक आता है। उसके सामने वह चुनौतियां नहीं होती हैं जो 1980 के दशक के पाठकों के सामने रही होंगी। आज चुनौतियां दूसरे तरह की है, और उन चुनौतियों को, अपने जीवन की उन गुत्थियों को लेखक कितना अपने लेखन में ला पाता है, इस चीज़ को वो बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए आप देखिए 21वीं सदी जैसी किताब की मैंने जिक्र किया, उनके लिखे संस्मरण लखनऊ मेरा लखनऊ, बहुत लखनऊ बहुत 3 साल रहे शायद, इससे ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने लखनऊ को ऐसा चित्रित कर दिया है कि ऐसा लगता है कि आदमी जीवन भर लखनऊ में ही रहा होगा, जबकि वो बीए की पढ़ाई के दौरान ही लखनऊ में रहे थे। ये सब उनके लेखन से जो चीज़ें सीखने वाली है, वो यही चीज़ें सीखनी है कि सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है। जैसे वो कहते थे कि वो जाते भी थे, मुझे याद है कि इंडोनेशिया गए थे, वो इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे, वहाँ के जब भारत के राजदूत गौरी शंकर राजहंस जी ने उनको आमंत्रित किया था, और वो गए थे, तो वहाँ से जब वो लौट कर आए थे, तो जब भी मैं उसके बाद अगले 1 2 महीने 2 महीने तक मैं जब भी उनसे मिलने गया, वो हमेशा वहाँ की कहानियाँ सुनाते थे। ये इसलिए नहीं कि बहुत अभिभूत हो गए थे, इसलिए एक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात वो कहते थे कि देखो, हमारी पीढ़ी के लोग जब, वो अपनी पीढ़ी की बात कर रहे थे कि हमारी पीढ़ी के लोग जब पहले कहीं यात्रा पर जाते थे और लौट कर आते थे, तो उनके पास इतना कुछ कहने को होता था, इतना कुछ बताने को होता था, कि वो महीनों महीनों तक बताते रहते थे, इतना ज़्यादा देखते थे। आज के लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारी पीढ़ी के लोग कहीं जाते हैं, हर जगह एक जैसी चीज़ें तुम लोग ढूंढ लेते हो, हर जगह तुम्हें वैसे वैसे खाने की जगह मिल जाती हैं, वैसी दुकानें मिल जाती हैं, वैसे स्थान मिल जाते हैं, कुछ नया देखते ही नहीं हो। और तुम लोग के पास देखी हुई चीज़ों को बताने का हुनर इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम लोग सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन को लैक करते हो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि किसी चीज़ को देखो तो कितना देखो, कितनी गहराई तक देखो। किसी भी किरदार को देखो तो अगर आप लेखक हैं, कितनी बारीकी से आप उसका चित्रण कर सकते हैं, इसको समझना चाहिए। छोटी से छोटी बातों को लेकर कितना रिसर्च करना चाहिए, ये उनसे मैंने सीखा। कि अगर मान लीजिए वो कोई धारावाहिक लिख रहे हैं, कोई एक दृश्य लिख रहे हैं, उपन्यास में ही लिख रहे हैं, और उसमें कोई संदर्भ देना है, तो उसके संदर्भ को कहाँ से लाएं, मतलब उसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे वो कोई उस ज़माने का कोई अखबार हो। और वो लगातार मुझे कहते थे कि फलां किताब कहाँ मिलेगी, या 1947 में जब दंगे हो रहे थे भारत पाकिस्तान में, उस समय की अखबार की रिपोर्टिंग, अखबार की लाइब्रेरी से जाके ढूंढो। और मैं ढूंढता था दैनिक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइब्रेरी में प्रतिदिन एक कुछ फीस लेकर देखने के लिए, लाइब्रेरी में आप पुराने अखबार देख सकते थे, पुरानी पत्रिकाएं देख सकते थे, और
महीनों महीनों मैंने फीस दे देकर वो पत्रिकाओं को पढ़ा है, उन अखबारों को पढ़ा है। तो ये सब उन्होंने सिखाया कि बहुत हड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उम्र, लेखन होने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। उनसे हम लोगों ने ये भी सीखा कि एक बड़े उपन्यासकार के रूप में स्थापित होते होते वो 47 साल की उम्र के हो चुके थे, और तब तक वो संपादक रह चुके थे साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिका को। हमेशा हिंदी के बौद्धिक समुदाय ने हमेशा धार्मिक को बहुत मानक पत्रकारिता के उदाहरण के रूप में याद किया है उसकी, क्योंकि उसका टोन बौद्धिक था। लेकिन लोकप्रियता का जो मानक साप्ताहिक हिंदुस्तान ने गढ़ा, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। साप्ताहिक हिंदुस्तान बहुत लोकप्रिय था, और आम हिंदी पाठकों को पढ़ने की तरफ जोड़ने में जितनी बड़ी भूमिका साप्ताहिक हिंदुस्तान की थी, धर्म की भूमिका अलग तरह की थी, लेकिन वैसी वैसी बड़ी भूमिका नहीं थी जो बिक्री के मानक साप्ताहिक हिंदुस्तान ने गढ़े। धर्मी कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये सब शोधकर्ताओं ने हमेशा इन पहलुओं को नज़रअंदाज किया है। मनोहर श्याम जोशी को हमेशा उसकी विराटता में, उसकी उनकी विविधता में समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो एक एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। जैसे डबिंग का एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें बहुत कम लोग आज भी सक्रिय हैं, और उस समय उनको एक धुन सवार हो गई थी कि बहुत सारे लोगों को डबिंग सिखाना चाहिए। जिन दिनों वो कमल हासन के लिए एक फिल्म की डबिंग कर रहे थे, तो बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने ये सिखाया कि किस तरह से जब तमिल भाषा कोई बोलता है और कोई अंग्रेजी भाषा बोलता है और कोई हिंदी भाषा बोलता है, तो होंठ जो खुलते हैं वो अलग अलग तरह से खुलते हैं। उन होठों को किस तरह से आप तमिल भाषा, कोई किसी किरदार ने तमिल भाषा में संवाद बोला है, उसका होंठ तो उसी तरह से, वो तो होंठ तो बदलेगा नहीं। जब हिंदी भाषा में उन्हीं होठों से संवाद निकलेगा, तो वो होंठ तो खुला हुआ है, पहले से शूटिंग हो चुकी है। उन उन उसको देखते हुए आप किस तरह से हिंदी में संवाद लिखें कि वो अधिक से अधिक उसके लिप के साथ मैच करे, लिप सिंक करे। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, एक तकनीक थी जो मैंने उनसे सीखी। हालांकि मैंने उस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, लेकिन वो सिखाते थे मेरे जैसे तमाम लोगों को, पता नहीं क्यों सिखाते थे। और वो चाहते थे कि ये सब, कहते थे कि बहुत बड़ा फील्ड है और इसमें 2 ही 3 लोगों को काम इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि कैसे लिप सिंक कराना है। और वो लिप सिंक के बहुत माहिर उस्ताद थे। उन्होंने अप्पू राजा और कमल हासन की एक और फिल्म द्रोहकाल नाम से कमल हासन ने एक फिल्म बनाई थी, जो एक हिंदी फिल्म का रीमेक था, लेकिन वो फिल्म बाद में उन्होंने रिलीज नहीं की। उस फिल्म को हिंदी वर्जन को उन्होंने रिलीज नहीं किया। द्रोहकाल हिंदी की फिल्म थी और उन्होंने उस फिल्म का जो रीमेक बनाया था उसको उन्होंने रिलीज नहीं किया। तो बहुत सारी विधाओं के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ जो अंत में मैं कहना चाहूँगी, विनम्रता बहुत बड़ी चीज़ थी। उनको लोग, उनके सामने उनको लोग कहते थे, आज भी मैंने देखा कि फेसबुक पे अशोक मिश्र जी ने उनको जीनियस लिखा है। उनके जीते जी बहुत सारे लोग उनसे जीनियस कहते थे। एक बार मैं उनके सामने बैठा हुआ था और उनके एक बड़े लेखक उनका इंटरव्यू करने आए। उन्होंने उनसे कहा कि आपको अगर जीनियस का उदाहरण हिंदी में किसी को दिया, किसी को माना जाए तो आप हैं। तो बड़ी विनम्रता से मनोहर श्याम जोशी ने कहा था कि जीनियस शब्द का जो शब्दकोश में अर्थ है, और उस अर्थ के अनुसार मैं जिस व्यक्ति को जीनियस मानता हूँ, व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वागीश शुक्ल है। मैं वागीश जी को तब नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने इतनी विनम्रता से अपने से अधिक श्रेय किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण था। आज हम लोग लिखते थोड़ा है, अपने लेखन प्रक्रिया पर एक कहानी लिखने वाला व्यक्ति भी 1000 घंटे अपनी लेखन प्रक्रिया पर बोल सकता है। मनोहर श्याम जोशी को मैंने कभी अपने लेखन के बारे में हमेशा ये कहते रहे, हमेशा अपने लेखन से असंतुष्ट बने रहे। उनको हमेशा लगता रहा कि जो मैंने लिखा है मैं इससे बहुत अच्छा और लिख सकता था, और इसीलिए बार बार लिखते लिखते थे, क्योंकि उनका कहना था कि इसी तरह बार बार लिखते हुए एक विधा में को आप जितना साधेंगे, आप जितना उस विधा में अपने आप को अभ्यास करेंगे, आप उस विधा में उतना अच्छा लिखने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। और उन्होंने अपने मानकों से, उनका एक बहुत प्रिय वाक्य था कि मैं अपने मानकों से श्रेष्ठ नहीं लिख पाया। कुरुकुरु स्वाहा में एक ठो वारलैंड और एक ठो वार एंड पीस और एक ठो वेस्टलैंड लिखने की तमन्ना करने वाला लेखक, वो मानते थे कि न वो कविता में कुछ ऐसा लिख पाए जो बहुत ऊंचा हो, न वो अपने उपन्यासों को वो स्वयं उतना ऊंचा नहीं मानते थे।
जितना ऊंचा उनको हिंदी समाज का एक बड़ा पाठक वर्ग या आलोचकों का एक बड़ा वर्ग, मुझे याद है कि इंडिया टुडे ने जब वार्षिकी निकालने की शुरुआत की थी और पहली वार्षिकी आई थी, तो उसमें हिंदी के अनेक विद्वानों से 10 सर्वश्रेष्ठ, हिंदी के 10 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों के नाम पूछे गए थे। और मुझे वो सूची मुझे अच्छी तरह याद है कि नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, उसमें सबसे ज़्यादा लेखकों की सूची में जो उपन्यास बार बार आया था वो उपन्यास कसब था। और तब मेरा ध्यान गया कि ये कसब उपन्यास आखिर कौन है, क्योंकि बाकी सारे उपन्यास मैला आंचल और गोदान, राग दरबारी जैसे उपन्यासों को हम सब पढ़ चुके थे, कसब के बारे में नहीं जानते थे। तब मेरा ध्यान गया कि ये उपन्यास कौन सा है, और तब मैंने लाइब्रेरी से खोज कर कसब को पढ़ा और मैंने एक बड़े लेखक के एक बड़े लेखकीय छवि से मेरा साक्षात्कार हुआ। उससे पहले मैं उनको धारावाहिक लेखक के रूप में ही जानता था, और मैं ये सोचता था कि इनकी तरह धारावाहिक लेखक लिखकर कोई भी बड़ा धारावाहिक लेखक हो सकता है। लेकिन उसके बाद मैंने जाना कि इनके जैसे उपन्यास लिखना अपने आप में एक साधना की तरह है। इस तरह के उपन्यास हिंदी में शायद और कोई नहीं लिख सकता। वैसे तो हर लेखक अपनी तरह का अकेला होता है, हर लेखक अपने जैसा ही लिखता है, वो किसी और के जैसा नहीं लिखता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय कथा परंपरा और पश्चिम के सभी प्रमुख कथा परंपराओं की छाप को साध कर जैसे मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है हिंदी में, शायद उस तरह का लेखन दूसरा नहीं है। मैं बहुत आभारी हूँ, मैं जितना बोल पाया, मैंने असल में मनोहर श्याम जोशी पर इतना लिखा है, इतना बोलता रहा हूँ कि कई बार मुझे लगता है कि मैं ही क्यों बोलता हूँ, मैं ही क्यों लिखता हूँ। कि हिंदी समाज का एक और दुर्भाग्य है कि जिस लेखक को इतना पाठकों का प्रिय लेखक कहा जाता रहा, उसके उसके जन्मदिन और उसके मृत्यु, उसके उनके पुण्यतिथि पर उनको याद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन कुछ हैं, तो मैं तो ये देखता हूँ कि कमलेश्वर जी जैसे महान लेखक, जैसे महान कथाकार को उनके जन्म दिवस, उनकी पुण्यतिथि पर याद करने वाले लोग कम से कम होते जा रहे हैं। लेकिन हम सब उस याद को बनाए रखने की कोशिश करते रहेंगे। और मैं बहुत आभारी हूँ जन सुलभ पुस्तकालय के इस फेसबुक पेज का, अर्पण अर्पण कुमार जी का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने उनको याद करने का एक मौका मुझे दिया, और मैंने ये कोशिश की कि उनके लेखन को, उनके जीवन को के कुछ ऐसे बिंदुओं को साझा कर सकूं जिससे कि कुछ जो भी थोड़े बहुत लोग देखें उनको थोड़ी बहुत प्रेरणा मिले, उस लेखक के बारे में कौतूहल जगे जो रोज़ सुबह नियम से 10 बजे अपने लिखने के कक्ष में आ जाता था और बोल कर लिखवाते थे, और शाम के 5 बजे तक बहुत कम व्यवधान उनके लेखन के इस दिनचर्या में आता था। अपने निधन से 3 दिन पहले तक वो कॉलम, आउटलुक पत्रिका का कॉलम लिख रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो मैंने उनसे सीखी कि जीवन बहुत थोड़ा होता है, जीवन में समय बहुत कम होता है, और उस समय को अगर आपने एक लेखक के रूप में अपने आप को देखा है, आप अपने आप को आप देखना चाहते हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप रोज़ लिखें, नियमित रूप से लिखें, और इससे ना भागें, उस दिनचर्या से ना भागें। ये उनसे मैंने सीखा, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं रोज़ चाहे जो भी लिखूं, चाहे जो भी करूं, लेकिन नियम से पढ़ने लिखने का काम मैं ज़रूर करता हूं। और उनके बारे में सोच सुनकर आप लोगों में से भी कुछ लोगों को करना चाहिए। उनको यही याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने अंदर, अपने लेखन में, अपने लेखकीय व्यक्तित्व में उस पेशेवरपन को लेकर आएँ जिसके लिए मनोहर श्याम जोशी जीवन भर संघर्षरत रहे, और उन्होंने हिंदी लेखक की एक पेशेवर छवि को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अर्पण कुमार जी का, जनसुलभ पुस्तकालय के फेसबुक पेज का। आप सब लोगों का भी आभार, आप लोग जुड़े, आप लोगों ने सुना। हम सब मनोहर श्याम जोशी को याद करते हैं नाम।